अनुराग हत्याकांड मामले में लगातार तारीख पे तारीख पड़ती जा रही है। एक बार फिर से तारीख पड़ गई है। जो तारीख पड़ी है वो 23 दिसंबर पड़ी है। हालांकि इन सब के बीच में हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं सामने, जिसे सुनने के बाद, देखने के बाद आप भी शौक में पड़ जाएंगे। अनुराग के जो हत्यारे थे, किस तरीके से अनुराग की हत्या करने के बाद जौनपुर से सीधे लखनऊ पहुंच जाते हैं और वहां जाके सरेंडर करते हैं। इन सब के बारे में विशेष जानकारी लेकर आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजन मिश्रा जी एक बार फिर से मौजूद है। क्या कुछ इनके पास अनुराग के हत्यारों को लेकर जानकारी है, इसके बारे में हम इनसे सीधे जानने की कोशिश करते हैं। राजन जी, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद आपका चैनल पे आने के लिए। क्या कुछ अपडेट है आपके पास अनुराग के हत्यारों को लेकर, क्योंकि आप लखनऊ गए थे और वहां से आपको क्या जानकारी ऐसी मिली है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अनुराग का मामला चल रहा है, उसकी जांच पड़ताल और खबर लगातार हम लोग दिखा रहे हैं कि क्या कुछ केस में नया अपडेट हो रहा है। तो उसमें जो ये आरोप लग रहे थे पुलिस प्रशासन के ऊपर कि हाँ, रमेश जो है वो किस तरह से नाटकीय ढंग से सरेंडर कर देता है, उसका एनकाउंटर नहीं होता, कहीं ना कहीं पुलिस ने जो है पैसे ले लिए होंगे, इसके चलते उसको जो है बचा लिया गया। तो ये सब सच्चाई जानना भी जरूरी था, हमारे दर्शकों को दिखाना भी जरूरी था। इसी क्रम में हम जब लखनऊ पहुंचते हैं, वहां जब हम पड़ताल करते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं, उच्च अधिकारियों से, तो जो कुछ निकल करके आता है वहां पे, वो साफ तौर पे ये दिखता है कि हाँ, रमेश जो है जब हत्या करता है उस दिन, और हत्या करने के बाद रमेश वहां से निकलता है सीधा और जाता है, क्योंकि कबीरदुद्दीनपुर के गांव से जस्ट सटा हुआ वो हाईवे है जो प्रयागराज और गोरखपुर का हाईवे है, और वो बाहर निकलता है, हाईवे पहुंचता है तो वहीं बगल में केशवपुर मार्केट पड़ती है, केशवपुर क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग है, वहां पे सभी बसों का ठहराव होता है, चाहे वो प्रयागराज से गोरखपुर जाने वाली हो, चाहे गोरखपुर से प्रयागराज जाने वाली बस हो, तो वहां पे ठहराव होता है दुकानों पे। तो वहीं पे वो पहुंचता है और वहां से वो सीधा बस पकड़ता है, और बस पकड़ करके सीधा निकलता है जौनपुर, और जौनपुर से वो फिर बस पकड़ करके निकल जाता है लखनऊ। लखनऊ निकलता है, लखनऊ में ऑटो पकड़ के कैसर बाग जाता है, और वहां कैसर बाग में लोगों से पूछता है कि यहाँ पे थाना कहाँ पे है, मुझे थाने जाना है। तो लोग पूछते हैं बाजार वाले, थाने क्यों जाना, क्या कारण है? तो बताता है कि मैं जौनपुर में हत्या करके आऊँ, मुझे थाना जाना है। तो स्थानीय लोग जो रहते हैं, बाजार के लोग को मामला गंभीर लगता है, तो वो लोग पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस सूचना देते हैं तो कोबरा की पुलिस जो है, जो बाइक से चलती है, 2 पुलिस वाले वहां पे पहुंचते हैं, और फिर पुलिस वाले उसको बाइक से ही ले जा करके थाने पे सुपुर्द कर देते हैं कि ये आरोपी है, ये अपने आप को हत्यारा बता रहा है, ये सरेंडर करना चाहता है। और थाने में फिर वो जो है वहां पे अरेस्ट किया जाता है, और जैसे ही एसओ को वहां पता चलता है कि हाँ, ये इस तरह से ये जो है वहां पे जौनपुर के गौराबासापुर थाना क्षेत्र में हत्या करके आ रहा है एक लड़के की, उसके बाद वो यहाँ के पुलिस को सूचना देते हैं। फिर पुलिस यहाँ से जाती है, चूंकि वो सरेंडर कर चुका रहता है, तो उसके बाद पुलिस जो है वहां से लेके आती है, और जो प्रोसेस होता है रवानगी वहां से दिखाई जाती है, एक सुपुर्द किया गया, जौनपुर पुलिस के हवाले किया गया, फिर उसे लेकर के पुलिस वहां से यहाँ तक आती है। अब कुछ लोग ये कहने लगे कि ऐसे में पुलिस की कई जगह पे गाड़ियां पलट जाती हैं, आखिर इसके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्यों इसको बचाया गया? तो आप अभी देख रहे हैं कि जिस तरह से अभी मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद पुलिस प्रशासन पर सवाल उठने लगे कि मंगेश यादव को घर से ले जाकर के ये कर दिया गया, एनकाउंटर कर दिया गया, पुलिस वालों ने गोली मार दी। तो उसके बाद पुलिस भी जान रही थी कि अगर ऐसा कुछ होता है, और अगर संजोग अगर हो सपोज गाड़ी पलट जाती, मौत हो जाती, तब तो पुलिस दिखाती है, लेकिन अगर इस तरह से पुलिस एनकाउंटर दिखाती तो सवाल उठने लगते पुलिस पे कि आप वहां से रवानगी करा करके लेके चल रहे हैं, कैसे बीच में आपकी गाड़ी पलट गई, कैसे जो है आपके साथ ऐसा, और कई सवाल पुलिस पे उठते। तो पुलिस लेकर के आके न्यायालय में जो यहाँ पे प्रस्तुत कर देती है, और जो पुलिस सीडीआर निकालती थे, पता चलता है कि जो रमेश का भाई राजेश रहता है, जो दरोगा है, वो कई बार जो है घर से बात करते रहता है। तो ये भी पुलिस को समझते देरी नहीं लगी कि हो सकता है कि राजेश ने जो है पूरी मॉनिटरिंग, पूरे जो है जिस तरह साजिश रची, उसने बताया होगा कि किस तरह से तुमको खुद को बचाना है। हत्या करने के बाद उसे पता, चूंकि पुलिस विभाग में उसे पता था कि मुठभेड़ हो सकती है, पुलिस एनकाउंटर कर सकती है, तो उसने सलाह दी होगी कि जाके जल्दी से किसी थाने में सरेंडर करो, और उसने ही सलाह दिया होगा कि लखनऊ पहुंच सरेंडर करो, क्योंकि राजधानी है, वहां आप सरेंडर करोगे तो मामला हाईलाइट होगा, और पुलिस जो है तुमको तुम्हारा एनकाउंटर नहीं कर पाएगी, तुम जो है अरेस्ट कर लिए जाओगे, सरेंडर करने के बाद बच जाओगे। और इसी चलते रमेश जो है वो लखनऊ जाता है, राजधानी में जाकर के वहां पे सरेंडर करता है, क्योंकि अगर वो चाहता तो प्रयागराज की बस पकड़ाता, सीधा प्रयागराज जाता, लेकिन वह जौनपुर से बस चेंज करता है और लखनऊ पहुंच जाता है। इस दौरान पुलिस ये नहीं समझ पाती कि हाँ, रमेश बस पकड़ करके कहीं और भाग गया होगा। पुलिस को ये लगा होगा कि हाँ, रमेश यहीं कहीं होगा, आसपास कहीं, या रिश्तेदारी में, या कहीं आसपास गांव में कहीं छिपा होगा। लेकिन रमेश जो है वो 225 किलोमीटर दूर लखनऊ पहुंच जाता है, वहां पे सरेंडर कर देता है, और फिलहाल अब सारे आरोपी जो है वो सलाखों के पीछे, और न्यायालय से उनके ऊपर जो है फैसला आएगा। नहीं, सवाल ये भी उठता है कि इतनी बड़ी घटना, तलवार से गर्दन काटना, पूरे गांव को पता चल जाता, फिर निकल के भागा कैसे, कैसे वो गया होगा? क्योंकि गांव वाले भी वहां मौजूद होंगे, पुलिस भी थी, बड़ा सवाल है कि नहीं? देखिए, जिस समय उसने घटना को अंजाम दिया उस समय पुलिस नहीं थी, उस समय तो गांव के लोग ही थे, पुलिस को तो बाद में सूचना हुई। उन लोगों ने तो देखा होगा, गांव के लोगों ने देखा, जो लोग वहां पे मौजूद थे। अब पूरा गांव तो इकट्ठा था नहीं उस समय, जो लोग वहां, उन लोगों ने देखा, क्योंकि परिवार के लोग थे, वो लोग तो भाई
रोने गाने लगे। और उस समय कुछ लोगों ने दौड़ाया तो खेत के रास्ते भागा और सीधा भागा। जब भागते हुए हाईवे पहुंचा, क्योंकि जब कोई बड़ी घटना कोई करता है तो इंतजार नहीं करता मैं यहीं पे खड़ा रहूं, वो सीधा वहां से भागा और लालता घर में जाके छिप गया था। और रमेश सीधा वहां से, क्योंकि उसको पता चल गया था कि अब मैंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया है तो मुझे गांव वाले भी पकड़ के मार सकते हैं, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तो वहां से सीधा भागते हुए, जो अपनी जान बचाते हुए वो वहां से भागा और फिर वो केशवपुर रेलवे क्रॉसिंग पास से वहां से बस पे चढ़ जाता है और बस से चढ़ के जौनपुर और जौनपुर से लखनऊ पहुंच जाता है। उसके बाद पुलिस तो पहुंचती है, पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटती है, लेकिन फिर वो तब तक वो लखनऊ पहुंच चुका रहता है। नहीं तो प्री प्लान रहा होगा उसका, क्योंकि अगर हमको भागना है तो हमको तैयारी भी तो करनी होगी, ऐसे तो कोई बस में बैठ के चला नहीं जाएगा। देखिए जाहिर सी बात है कि प्लानिंग के तहत तो लालता ने पूरा घटनाक्रम ही जो अंजाम दिया है। लालता के परिवार ने जिस तरह से एक घटना को अंजाम दिया, वो तो सभी ये जानते हैं कि प्लानिंग के तहत ही उसने अंजाम दिया। घर में पहले इतने असलाहों का, मतलब शस्त्र जो है, तलवार, धारदार तलवार, गड़ासे, बाकी ये सब इकट्ठा करना कहीं ना कहीं प्लानिंग के तहत ही था। पहले उसने ये सब कुछ इकट्ठा किया, उसके बाद जो है उसने घेर करके जो है हत्या की। हाँ, तो सारा चीज जो है ये प्लानिंग के तहत था और प्लानिंग के तहत ही उसने इस घटना को अंजाम दिया और प्लानिंग के तहत ही फिर वो रमेश यहाँ से भागता है। क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने साजिश करता, जो भाई दरोगा है राजेश, उसको बनाया है, तो कहीं ना कहीं वो पीछे से कुछ ना कुछ तो दिमाग देता रहा होगा। क्योंकि घर में इतनी बड़ी क्राइम होती है, इतना सब कुछ इकट्ठा होता है, और क्या राजेश को इस बात की थोड़ी भड़क नहीं रही होगी, क्या मेरे घर वाले घर में तलवार क्यों रख रहे हैं, घर में जो है असलहे क्यों रख रहे हैं, घर में जो है गड़ासे क्यों रख रहे हैं। जानकारी तो उसे रही होगी ना कि घर में मेरे ये सब चीजें इकट्ठा की जा रही हैं। मैं कहता हूँ कि मान लो लालता और रमेश रखते रहेंगे तो क्या घर में उसकी अपनी माँ से बात नहीं होती रही होगी? जरूर होती रही होगी। तो उसे इस बात की अच्छी तरह से जानकारी थी राजेश को कि मेरे घर में असलहे इकट्ठा किए जा रहे हैं, मेरे घर के लोग कोई बड़े क्राइम करने वाले हैं। तो उसके तहत, प्लानिंग के तहत इन लोगों ने पूरा काम किया और प्लानिंग के तहत ही वो यहाँ से भाग करके लखनऊ गया और वहां पे जो उसने जाकर के प्लानिंग के तहत ही उसने सरेंडर किया। एक नाबालिग भी था उनके साथ, और कैसे उनको ये पता है कि सीधे वो रोडवेज पे जाते हैं तो वो भी उनको वहीं पे मिल जाता है? देखिए अब ये तो उसका कहना है रमेश का कि वो जो है वहाँ पे मुझे बीच रास्ते में मिल जाता है गांव के, लेकिन गांव वाले जैसे बता रहे हैं कि वो भी उस समय वहाँ पे था, उनके साथ ही भागा हुआ था। तो हो सकता है साथ ही भागा और दोनों साथ में जो है वहां से बस पकड़ के, क्योंकि दोनों साथ में जाकर सरेंडर करते हैं, दोनों साथ में ही भागे होंगे। अब नाबालिग है कि बालिग है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। हालांकि लालता के घर वाले जो उसे नाबालिग ही कह रहे हैं, लेकिन पुलिस जब जांच कराएगी तो निकल के आएगा कि नाबालिग है कि बालिग है। फिलहाल गिरफ्तार जो है 5 हो गए हैं, दो नाबालिग बताए जा रहे हैं, रमेश, लालता, राजेश और लालमोहन भी जो है वो भी सलाखों के पीछे है। तो 6 लोग जो है, सभी जो नामजद थे, सभी लोग जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। अच्छा, तो अभी इसमें मान लीजिए आज से फिर 20 तारीख की तारीख पड़ी थी, अब 23 तारीख पड़ गई, तो क्या कुछ अपडेट है? कुछ आपकी किसी से बात हुई इस बारे में? क्योंकि आप तो लगातार इस खबर पे। बिल्कुल, अधिवक्ता से बात हुई, जो अधिवक्ता लगातार इस पे नजर बनाए हुए, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है कोर्ट में चुनाव होने वाला है, अधिवक्ताओं का, अधिवक्ता संघ का यहाँ पे चुनाव होने वाला है कलेक्ट्रेट में। तो ऐसे में जो है प्रस्ताव आ गया था, प्रस्ताव के चलते कोई अधिवक्ता जो है वहाँ पे गया नहीं, तो उसके चलते जो है वो फिर से एक बार तारीख पड़ गई है। अगली तारीख अब 23 दिसंबर को हो गई है। हाँ, वकील साहब ने एक चीज और जानकारी दी कि अगर इसमें चूंकि सरकारी जमीन का मामला है, स्टेट बनाम डालता है, तो उसको जो है सुनवाई जो है किया जा सकता है। और अगर विपक्षी अगली तारीख अगर विपक्षी वकील कोई हीला हवाली करते हैं या विपक्षी इसमें कोई बहस नहीं करना चाहता है, तो उसमें जो है प्रशासन जो है तहसीलदार आदेश भी कर सकते हैं। अच्छा, तहसीलदार को पूरा ये पावर है, कोर्ट पूरा ये पावर है, अगर विपक्षी हीला हवाली कर रहा है तो वो अपनी तरफ से आदेश कर सकते हैं, क्योंकि ये सरकारी जमीन का मामला है। तो इसमें अगर वो हीला हवाली करेंगे तो मतलब ये नहीं है कि सरकार मौका देती रहेगी, मौका उन्हें नहीं दिया जाएगा। इसमें कार्रवाई आज नहीं तो कल, जैसा वकील ने बताया कि आज नहीं तो कल इसमें कार्रवाई होगी और पूरी तरह से बेदखली का आदेश होगा। अब देखिए 23 तारीख को क्या निकल के आता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन बावजूद उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि काम नहीं कर रहा है, बुलडोजर नहीं चला रहा है। तो देखिए प्रक्रिया से तो गुजरना ही पड़ेगा। बुलडोजर चलने की जो प्रक्रिया आप भी जानते हैं किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आ गया है, जो नियम आ गए हैं, उसके तहत जो है कार्रवाई हो रही है। और प्रशासन पे आरोप तो लगते रहते हैं, हाँ, प्रशासन पे आरोप हमेशा लगते रहे हैं। और जिस तरह से ढीला हवाली, जिस तरह समय लग रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे लोग आरोप लगाएंगे ही। प्रशासन जो है इसमें ढीला रवैया अपना रहा है, लेकिन जो एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही जो है काम होगा, क्योंकि कोई अधिकारी अपनी कलम नहीं फंसाना चाहेगा। तो जो गाइडलाइन के अनुसार है, जो नियम कानून के अनुसार है, उसी के तहत जो है काम हो रहा है और उसी के तहत जो है निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी और अनुराग के परिवार को इंसाफ मिलेगा। तो अनुराग के परिवार को इतना मान के चलना चाहिए, आज नहीं तो कल इंसाफ उनको मिलेगा।
बिल्कुल अनुराग के परिवार को इंसाफ मिलेगा, और इंसाफ अगर नहीं मिलेगा तो आप जैसे पत्रकार हैं, हम जैसे पत्रकार हैं, हम लोग निश्चित तौर पे इसकी खबर जो है लगातार दिखाते रहेंगे, और अधिकारियों से भी पूछा जाएगा कि क्या कार्रवाई हो रही है और हीला हवाली क्यों हो रही है, इसमें ढीलवंगई क्यों हो रही है, देरी क्यों हो रही है, सब कुछ देखा जाएगा। और जब देखिए जो अभी तक के जैसे जो तारीखें पड़ रही, तो देखिए 7 तारीख तो अभी तक ये देखिए निकल के आया ना कि हाँ किस वजह से तारीख पड़ रही है, क्या कुछ है। जैसे आज प्रस्ताव हो गया कोर्ट के चुनाव को लेकर के, तो ऐसे में अब भाई उसमें कोई क्या कर सकता है। तो लेकिन थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन निश्चित तौर पे ये है कि कार्रवाई इसमें जल्द होगी। ये भी माना जा सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश ना आया होता तो शायद अब तक उस घर पे बुलडोजर चल भी गया होता। निश्चित तौर पे सब यही कह रहे हैं कि जिस तरह से प्रदेश में योगी का बुलडोजर जो गरज रहा था, जिस तरह से एक्शन में बुलडोजर था, तो लोग यही कह रहे थे उसी समय वो लालटा का घर गिर गया होता। गिरता ही था, तमाम आरोपियों के घर हैं, हत्यारों के घर जो भी थे, और ये तो सरकारी जमीन पे बना हुआ है, सरकारी जमीन पे निश्चित खाली करा लिया गया होता। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन आ गई है, जो उसके निर्देश आ गए, उनके उसके अनुसार ही काम होना है, और अब उसी के तहत जो है आगे कार्यप्रणाली चल रही है, और उसी के तहत जो है कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, क्योंकि आप लगातार हमारे साथ भी बने रहते हैं, इस खबर पर बने हैं। तो ये थे राजन मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि अनुराग के मामले में पूरी जानकारी दी, और ये भी बताया कि किस तरीके से जो अनुराग के हत्यारे थे वो हत्या करने के बाद सीधे लखनऊ चले जाते हैं, और वहां से किस तरीके से जौनपुर पुलिस पकड़ के ले आती है। फिलहाल आगे आप भी बने रहिए, अभी अब 23 तारीख को जो फैसला आएगा उसमें देखा जाएगा क्या कुछ होता है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए।